हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्लास 12 के मॉडल पेपर के ऊपर, जो कि अभी अभी जारी हुआ है बोर्ड की तरफ से कि इस बार जो सिलेबस आपका चेंज किया गया है कि 40% सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। तो कौन कौन सा सिलेबस या कौन कौन से क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएंगे और किस प्रकार से जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न है वो भी बदल जाएगा। तो वो मॉडल पेपर के अंदर आपको इसके अंदर दिया हुआ है, हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे सारा का सारा। यहाँ पे देखिए सामने आपके लिखा है सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2021। तो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम का ये मॉडल पेपर है जो कि 80 मार्क्स का ही रहेगा। तो टाइम भी वही रहेगा, टाइम के अंदर और मार्क्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करी गई है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चेंजिंग की गई है देखिए, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। देखिए पहले आपके सेक्शन आते थे, 3 सेक्शन आते थे, लेकिन इस बार आपके पेपर के अंदर सेक्शन है वो 5 कर दिए हैं। 5 सेक्शन आएंगे इस बार। जो सेक्शन ए है उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे 20। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक मार्क्स ऑब्टेन करने का बहुत ही अच्छा एक इन्होंने इसके अंदर डाला है पेपर के अंदर कि ये जो 20 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए के अंदर, ये सारे एक एक नंबर के होंगे और छोटे छोटे इनके आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, जो कि आप बहुत ही आसानी से थोड़ी सी तैयारी करके भी लिख सकते हो। तो आपको सेक्शन ए है वो करने के लिए ज्यादा कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले एक अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज के अंदर देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और इसके अंदर 1 से लेके 10 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे, जिनका आंसर आपको उस अनसीन पैसेज के अंदर से ढूंढ करके देना होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये जो बाकी के 10 क्वेश्चन हैं पीछे बच के, ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक नंबर के होंगे, ये टोटल आपके हो जाएंगे 20 अंक। तो 20% जो है वो तो आपके 1 लाइनर आएंगे, यानी एक लाइन के अंदर ही आपको जवाब देना है या एक शब्द के अंदर उसका जवाब देना है। तो ये तो सेक्शन ए की बात हो गई। तो सेक्शन ए के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो अनसीन पैसेज आएगा सबसे पहले और अनसीन पैसेज के 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि उस पैसेज में से देने पड़ेंगे। और ये जो बाकी के जो 10 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक, ये आपकी दोनों बुक्स जो हैं उन बुक्स में से आएंगे, लेकिन ये एक एक नंबर के होंगे। इसलिए बुक्स जो है उनके जो लेसन है वो आप ध्यान से पढ़े, उनका हिंदी अनुवाद है वो अच्छे से पढ़े ताकि ये क्वेश्चन आपके गलत ना हो। ठीक है। उसके बाद में सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी के अंदर देखिए टोटल क्वेश्चन आएंगे 8। क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक ये 8 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी के अंदर और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। तो ये 16 नंबर का सेक्शन बी आपका है। ये 8 क्वेश्चन जो है वो आएंगे सेक्शन बी के अंदर। तो ये भी ज्यादा बड़े नहीं होते हैं क्वेश्चन, इनके अंदर भी आप अच्छे मार्क्स है वो ऑब्टेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा बड़े आंसर है वो नहीं लिखने होते हैं, छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं 2 लाइन के अंदर, 1.5-2 लाइन के अंदर। ठीक है। उसके बाद में सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी के अंदर देखिए 4 क्वेश्चन आएंगे टोटल, क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन है वो 4 अंक का होगा और टोटल अंक इसके हो जाएंगे 16। तो इसके अंदर मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा कि ये 4 जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से आएंगे। इनके अंदर एक तो क्वेश्चन आएगा एक्सट्रैक्ट का, यानी पोइम के अंदर जैसे पहले आपके आता था पहले के पेपर के अंदर कि एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे आपको 2, कोई भी 2 पोइम में से 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे और उनके नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन क्वेश्चन के आंसर आपको उस स्टेंजा में से उस एक्सट्रैक्ट में से पढ़ करके देने होते हैं। तो 4 अंक का तो वो आएगा एक क्वेश्चन। और इसके अंदर एक 4 अंक का क्वेश्चन आएगा रेनबो किताब में से और एक 4 अंक का जो क्वेश्चन है वो आएगा आपका पेनोरमा में से। तो दोनों बुक्स में से 4-4 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इनके अंदर आपको जो अथवा है वो भी आएंगे, ऑप्शन भी आपको दिए होंगे कि 2 में से कोई एक करना होगा। ठीक है। एक इसके अंदर से आपके क्वेश्चन आता है जो शॉर्ट कंपोजिशन का है, जैसे नोटिस लिखने के लिए आ गया या इनविटेशन लिखने के लिए आ गया, तो एक आपका इसके अंदर से वो आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सेक्शन में से आपके टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 4 क्वेश्चन आपके इसके अंदर से आते हैं। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी के अंदर आप देखिए क्वेश्चन आते हैं 2, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। ये 2 ही क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होगा और ये सेक्शन है वो
10 नंबर का है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से बड़े होंगे, तकरीबन 100 से 125 शब्दों में इनके आंसर आपको लिखने होंगे और इसके अंदर भी आपको ऑप्शन दिए होंगे कि 2 में से आपको एक करना है। दोनों बुक्स में से एक एक क्वेश्चन आएगा, एक रेनबो में से आएगा और एक पैनोरामा में से आएगा, लेकिन उन क्वेश्चन से अथवा में आपको दिए होंगे, आपको चुनाव करके कोई भी एक क्वेश्चन करना है दोनों में से। उसके बाद में आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर सेक्शन ई। सेक्शन ई के अंदर आप देखिए क्वेश्चन आएंगे तीन क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक। तो ये जो 3 क्वेश्चन है इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का होगा और ये टोटल अंक कितने होंगे 18। तो ये जो क्वेश्चन 3 है ये मैं आपको बता देता हूँ इनमें क्या क्या आएगा। इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा रिपोर्ट का, यानी जो रिपोर्ट आपके हैं उसका एक क्वेश्चन आएगा। रिपोर्ट आ सकता है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इनमें से आ सकता है। तो इसमें से आपको 3 रिपोर्ट दी होगी, 3 रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन 3 आएंगे और तीनों में ऑप्शन होंगे, यानी तीनों में से कोई भी एक करना होगा आपको, तो वो 6 अंक का होगा। ठीक है, एक इसके अंदर आएगा आपके आर्टिकल और स्पीच में से 3 आर्टिकल आ जाएंगे या 3 आर्टिकल स्पीच मिला के आ जाएंगे। इन तीनों में से आपको कोई एक करना होगा, वो 6 नंबर का आएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन इसमें से आएगा वो आएगा लेटर राइटिंग का, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर। आपको 3 लेटर दिए होंगे, 3 में से कोई भी आपको एक लेटर करना होगा, वो 6 अंक का होगा। पहले के पेपर के अंदर 2 ही लेटर आते थे और 2 लेटर में से कोई एक लेटर आपको करना होता था और उसके 7 अंक आपको मिलते थे। लेकिन अब आपके 3 लेटर आएंगे, 3 में से आपको एक करना है। ये थोड़ा सा इन्होंने सुविधाजनक किया है यहाँ पर। तो ये तो इसका बात हो गया टेबल का। इसके बाद में हम बात करते हैं पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न देखिए, सबसे पहले अपने सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, अनसीन पैसेज। ये अनसीन पैसेज जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, इस तरीके का अनसीन पैसेज आएगा। इसको आप अच्छे से पढ़ लें एक बार, जैसे ही आपको पेपर मिले जल्दी जल्दी इसका रिव्यू कर लें, पढ़ लें और उसके बाद में इसके नीचे लिखे क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत ही आसानी से आप ये जो 10 क्वेश्चन आएंगे इस पैसेज में से जिनका आपको आंसर देना होता है वो बिल्कुल स्मॉल टाइप के होंगे और ऑप्शनल होंगे। ऑप्शनल का मतलब ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन 2 में 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन 3 में भी 4 ऑप्शन दिए। इस तरीके से आपको नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन देने से आपके लिए आसान हो जाता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये जो सेक्शन है वो। तो इसके अंदर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। मैंने यहाँ पे इनके आंसर भी कर दिए हैं। जैसे आप इस पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। तो मैंने इसको पढ़ करके इसके आंसर यहाँ पे किए हैं आपके सामने। हर क्वेश्चन जो है वो 1 अंक का है। देखिए इनके सामने अंक लिखे हुए हैं, तो आप हर क्वेश्चन को अटेंड करेंगे तो आपको उसके लिए 1 अंक मिलेगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज ए मिस्ट्री, तो रहस्य क्या था। तो आप ऐसे इसको पढ़ेंगे क्या रहस्य था, तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए कि इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए। अब इसका आंसर मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया, आपको मैं दिखा देता हूँ क्या रहस्य था। ये देखिए वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वाज ए मिस्ट्री, कि गांधी जी ने नर्सिंग है वो कहाँ से सीखी थी, इलाज करना कहाँ से सीखा था, ये एक रहस्य था। तो इसका ऑप्शन मैंने यहाँ पे चुनाव किया है ऑप्शन नंबर 1, गांधी जी एक्सपीरियंस एज ए नर्स। गांधी जी का नर्स के रूप में जो एक्सपीरियंस था वो एक रहस्य था, यानी उन्होंने नर्स के रूप में जो अनुभव है वो कहाँ से प्राप्त किया, ये एक रहस्य था। बाकी के 3 ऑप्शन तो है ही नहीं। अटेंड सिक पर्सन, मीटिंग ए यंग लेड, लाइकिंग कॉफी, ये तो रहस्य थे ही नहीं, इसमें तो कोई बात ही नहीं आई रहस्य की। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द जोक अबाउट गांधी जी, जस्ट बी इल एंड गेट इनटू बेड, ये एक जोक था। ये आप पैसेज पढ़ेंगे पता चल जाएगा। व्हाट वाज सर्व्ड विद कॉफी, कॉफी के साथ क्या सर्व किया जाता था, टोस्ट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वाई वॉज द यंग लेड ट्रबल्ड, बिकॉज ही ट्रबल्ड गांधी जी, क्योंकि उसने गांधी जी को परेशानी में डाला, यानी गांधी जी उसके लिए कॉफी बना रहे थे, टोस्ट बना रहे थे, इसलिए वो परेशान हो गया कि मैंने गांधी जी को क्या काम, मतलब गांधी जी मेरे लिए क्या काम कर रहे हैं। वेयर वॉज गांधीज कॉटेज इन द आश्रम, आश्रम में गांधी जी की कॉटेज कहाँ पे थी, एट द एंड ऑफ आश्रम। पैराग्राफ में साफ साफ दिया है आपको। वाई डिड गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर कॉफी, गांधी जी ने खुद कॉफी क्यों बनाई थी। तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन है, क्योंकि वो एक तो समय नहीं था, अनटाइमली आवर था, यानी सोने का टाइम था या कोई ऐसा टाइम था जिसके अंदर ऐसा काम नहीं किया, और दूसरा जो है वो अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहते थे। व्हाट डिजीज डिड द यंग लेडी हैव, उस जो लड़का था उसको क्या बीमारी थी, तो उसको थी डिसेंट्री। डिसेंट्री कहते हैं चेचक को, उसको चेचक था।
उसके बाद में आ गया था कॉफ़ी वॉज, कॉफ़ी कैसी थी, लाइट। तो इसका आंसर यहाँ पे आप पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो मैं दिखाई देता हूँ इसका आंसर, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए कॉफ़ी कैसी थी, इसका आंसर का आप ये देखिए, ये रहा लास्ट में दिया गया है, लाइट बट एक्सीलेंट। लाइट तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था लाइट। इस तरीके से आपको ढूंढ करके लिखने हैं तो ज़्यादा इसमें मुसीबत आपको नहीं आने वाली है, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर बीइंग यूज्ड टू? बीइंग यूज्ड टू का मतलब होता है आदी होना, अभ्यस्त होना। तो इसका कौन सा शब्द है? अकस्टम्ड। इसका अर्थ होता है बीइंग यूज्ड टू, आदी होना। ठीक है। उसके बाद में चूज द राइट वर्ड फॉर डिजायर फॉर फूड, यानी भोजन खाने की इच्छा होती है तो उसको क्या कहते हैं? एपिटाइट, भूख, उसको कहते हैं भूख। एपिटाइट का अर्थ होता है भूख। तो इस तरह के ऑप्शन आएंगे आपके सामने और आप बड़ी आसानी से इनका आंसर दे पाओगे। तो ये 10 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे 10 क्वेश्चन आपको दिएंगे, सारे एक एक नंबर के। तो बहुत ही आसान आपके लिए पेपर हो जाएगा करना, इसको अटेंड करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके और क्वेश्चन नंबर 11 तक, ये भी एक एक नंबर के ही होंगे। आगे सामने अंक दिए हुए हैं, देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो चलिए इनके आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड साहिब फैमिली सेटल? साहिब का परिवार कहाँ सेटल हुआ था? ये लोस्ट स्प्रिंग वाला लेसन था, उसमें से लिया गया है कि साहिब का परिवार कहाँ सेटल हुआ था। तो आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा कि साहिब का परिवार वो कहाँ सेटल हुआ था। इसका आंसर है, ये देख लीजिए, साहिब फैमिली सेटल्ड इन सीमापुरी नियर दिल्ली। दिल्ली के नजदीक सीमापुरी नाम का एक इलाका था, वहां पर साहिब का परिवार आकर के रहने लग गया था। और ये पहले बांग्लादेश में रहते थे और अब ये सीमापुरी में आकर के रहने लग गए थे, सीमापुरी में सेटल हो गए थे। क्योंकि इनके बांग्लादेश के अंदर जो खेत थे ना, वो बाढ़ के अंदर बह गए थे। ये आपने लेसन के अंदर पढ़ा था। तो इनके लिए खाने के लिए वहां पे लाले पड़ गए थे, खाने के लिए इनको पर्याप्त नहीं मिलता था, कोई रोजगार नहीं था, इसलिए वहां से ये चले आए थे दिल्ली के अंदर, सीमापुरी के अंदर आकर के रहने लग गए थे। दूसरा क्वेश्चन है, विच डिजीजेज आर कोज्ड बाय स्ट्रेस? कौन कौन सी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस से होती है, तनाव से होती है? हाउ योगा हील? योगा किस तरीके से स्वस्थ करता है? इस लेसन में से लिया गया है कि कौन सी बीमारियां हैं जो हमें स्ट्रेस से होती है, जो हमें तनाव से होती है। तो आप बताइए कौन कौन सी बीमारियां होती है जो तनाव से होती है। आंसर देखिए इसका, अबाउट 90% डिजीजेज आर कोज्ड बाय स्ट्रेस। 90% बीमारियां तनाव से होती है, सच एज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, सम टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस, ये बीमारियों के नाम लिखे हैं। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि तनाव से होती है, स्ट्रेस से होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हु इज प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर? लेखक के अनुसार कौन प्योर है, यानी कौन पवित्र है? लेखक के अनुसार प्योरिटी इज पावर, इस लेसन में से ये लिया गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आंसर भी आपको एक लाइन के अंदर ही देना होता है इनका। तो लेखक के अनुसार कौन प्योर होता है, कौन पवित्र होता है? तो इसका आंसर देखिए, वन हु इज सिंसियर इन सर्विस, वह व्यक्ति जो अपनी सर्विस के अंदर सिंसियर होता है, यानी अपनी सेवा के अंदर ईमानदार होता है। फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज करने में फेथफुल होता है, वफादार होता है। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, और बिना स्वार्थ के प्यार करता हो, यानी निस्वार्थ प्रेम करता हो, वो प्योर होता है, वो पवित्र होता है लेखक के अनुसार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर? गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने की योजना क्यों बनाई? ये क्वेश्चन लिया गया है इंडिगो वाले लेसन में से। तो मुजफ्फरपुर गांधी जी क्यों जाना चाहते थे? आप लेसन पढ़ोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। आंसर किस तरीके से लिखना है देखिए, इसका आंसर आप लिखेंगे, टू ऑब्टेन मोर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ऑब्टेन का अर्थ होता है प्राप्त करना, अधिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। अबाउट द कंडीशंस ऑफ चंपारण, चंपारण की कंडीशंस के बारे में, यानी चंपारण के जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनके बारे में ज्यादा सूचनाएं प्राप्त करने के लिए देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितनी शुक्ला सूचनाएं देने के योग्य था, यानी जितनी राजकुमार शुक्ला सूचनाएं गांधी जी को दे पाया था, गांधी जी उससे ज्यादा सूचनाएं पाना चाहते थे चंपारण के बारे में, इसलिए वो पहले मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नेम 3 इंपॉर्टेंट फीट्स परफॉर्म्ड इन द शो। फीट कहते हैं जो कर्तव्य होते हैं, उनको बोलते हैं बहादुरी के कार्य। तो शो के अंदर 3 महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन कौन से दिखाए गए थे? और ये क्वेश्चन आपका लिया गया है, ए वॉक थ्रू द फायर, आग के ऊपर चलना। तो 3 महत्वपूर्ण कर्तव्य है वो कौन कौन से दिखाए गए थे देखिए। पहला कर्तव्य जो था
वो था एन आयरन बार वॉज बेंट इनटू यू शेप राउंड हिज नेक, कि एक लोहे की जो बार है उसको गर्दन के लगा करके यू शेप में मोड़ दिया गया था। और दूसरा था एन आर्मी ट्रक पास्ड ओवर हिज चेस्ट विदाउट एनी लॉस, बिना कोई नुकसान किए एक आर्मी का ट्रक है वो उसकी चेस्ट पर से निकल गया था। ये दूसरा जो है वो था। और तीसरा इसके अंदर आपकी आ जाएगा, यहाँ पे मैंने इसके अंदर लिखा, तीसरा आ जाएगा इसके अंदर कि वो जो है तीसरा उसने किया था वॉक थ्रू द फायर ट्रेंच, कि जो एन ओल्ड मैन वॉक्ड थ्रू द फायर ट्रेंच, कि एक बूढ़ा आदमी है वो आग के खाई के ऊपर से चला था। तो ये 3 कर्तव्य है वो आपके इसमें दिखाए गए थे। वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग, लेखक ने अपने आप को कहाँ पड़ा हुआ पाया था? डीप वाटर में से ये लिया गया है। डीप वाटर वाला जो लेसन है कि लेखक जो है, राइटर जो है, उसने अपने आप को कहाँ पड़ा हुआ पाया। तो ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द सेम पूल ही वाज वॉमिटिंग, कि वो उसी पूल के किनारे पर पड़ा हुआ था और वो उल्टियां कर रहा था। तो इसका आंसर आ जाएगा। हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड टू whom? 10x8 रूम का सुझाव किसने दिया था और किसको दिया था? तो ये ए रूम 10x8 इस लेसन में से लिया गया है। तो ये सुझाव किसने दिया था? मिसेज मलिक सजेस्टेड दिस टू द आर्किटेक्ट। मिसेज मलिक ने ये सुझाव दिया था और किसको दिया था? आर्किटेक्ट को ये सुझाव दिया था। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 से 11 तक देखिए क्या क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। बिल्कुल ही पेपर को सिंपल कर दिया गया है। 9 से 11 तक 3 क्वेश्चन, ये जो 3 नंबर जो हैं बिल्कुल फ्री के हैं, यूँ समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे रिक्त स्थान बनना है। आपने लेसन को ध्यान से पढ़ा है तो पता चल जाएगा आपको, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है लेकिन आपने लेसन पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए, डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। डगलस ने स्विमिंग सीखने का निर्णय किया था एट द डैश पूल। तो यहाँ पे नाम पूछा है कि कौन से पूल में उसने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया था। तो इसका नाम आपको पता ही होगा, YMCA। YMCA इसका आंसर हो जाएगा, YMCA पूल। अगला है मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। मुकेश है वो एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से ताल्लुक रखता था। इन कहाँ पर? तो मुकेश कहाँ पे रहता था? पता चल गया होगा, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के अंदर रहता था। तो इसका आंसर हो गया फिरोजाबाद। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है डैश बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड। किताबें हैं वो आउटडेटेड नहीं होती, पुरानी नहीं होती है। तो कौन सी किताबें पुरानी? रिक्त स्थान में क्या लिखोगे आप? ग्रेट। ग्रेट बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड, कि महान किताबें हैं वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती है। इस तरह से इसके बाद में सेक्शन बी में आते हैं। ये तो सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। सेक्शन बी के अंदर देखिए क्वेश्चन जो है वो आएंगे 2-2 नंबर के। तो सेक्शन बी के अंदर 12वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द होप। द होप जो पोएम है उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम पूछिए आपसे, उसका मैसेज क्या है? तो इसका आंसर देख लीजिए आप। राजन अग्रवाल टेल्स अस द बेनिफिट ऑफ होप इन दिस पोएम। इस पोएम के अंदर राजन अग्रवाल इसके राइटर हैं, इसके जो कवि हैं वो हैं, तो वो हमें बताते हैं, पोइट हैं जो हमें बताते हैं बेनिफिट होप के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ऑल क्रीचर्स डिपेंड ऑन होप। सारे जो क्रीचर्स हैं जीव वो होप पर डिपेंड करते हैं। होप सस्टेन्स लाइफ। होप के अंदर जीवन होता है। इट किल्स नेगेटिविटी, नेगेटिव फीलिंग्स इनसाइड अस। ये हमारे अंदर की नकारात्मक भावनाओं को खत्म करती है। इफ वी आर होपफुल वी आर हैप्पी। यदि हम होपफुल रहते हैं तो हम खुश रहते हैं। ठीक है, ये इसकी थीम है, पोएम की आपको लिखनी है। वाई इज ए लिली बेटर देन एन ओक। एक लिली का जो पौधा होता है वो ओक के पेड़ से किस प्रकार से अच्छा होता है? द नोबल नेचर। इस पोएम के अंदर से ये क्वेश्चन लिया है कि लिली है वो ओक से ज्यादा बेटर क्यों है। तो इसका आंसर देखिए, ए लिली हैज शॉर्ट लाइफ बट इट्स ब्यूटी एंड ग्रेसफुलनेस अट्रैक्ट्स एवरीबडी। लिली का जीवन छोटा होता है लेकिन इसकी जो सुंदरता है और इसका जो ग्रेसफुलनेस है, इसका जो वैभवता है, वैभव अट्रैक्ट्स एवरीबडी, वो हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। बट एन ओक इज यूजलेस एंड अगली ट्री। लेकिन एक ओक जो होता है वो यूजलेस होता है, भद्दा पेड़ होता है, विच हैज ए लॉन्ग लाइफ, जिसका जीवन बहुत बड़ा होता है। हाउ डज ए मैन प्ले हिज रोल इन द लास्ट एज। अपनी अंतिम अवस्था में एक आदमी अपना रोल कैसे निभाता है? द 7 एजेस ऑफ मैन, इसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? द लास्ट एज इज द सेकेंड चाइल्डिशनेस
अंतिम जो एज होती है वो दूसरा बचपन होती है। ही डजंट हैव टीथ, उसमें उसके व्यक्ति के दांत नहीं होते हैं, दांत टूट जाते हैं। हिज विजन इज वेरी वीक, उसका जो देखने का जो आई साइट है वो कमजोर हो जाती है। ही कांट एंजॉय डिशेज, वो खाने का आनंद नहीं ले पाता है। एंड ही कांट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। ये आंसर आपको देना है कि लास्ट एज में उसके साथ क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, वो भी 2 अंक का है। Why was Sherlock Holmes interested in getting the letters and photographs at the earliest? Sherlock Holmes जो है वो जल्दी से जल्दी लेटर और फोटोग्राफ्स क्यों प्राप्त कर लेना चाहते थे? ये ट्रबल इन बोहेमिया वाले लेसन में से लिया गया है कि शेरलॉक होम है वो जल्दी से जल्दी लेटर है वो क्यों प्राप्त कर लेना चाहते थे। तो इसका आंसर देखिए, ये रहा इसका आंसर। आयरन एडलर एंड हिज लॉयर हस्बैंड, आयरन एडलर जो कि किंग ऑफ बोहेमिया की प्रेमिका रही थी, और आयरन एडलर का हस्बैंड जो कि एक वकील था जिसका नाम भी मैंने यहाँ पे लिखा है गॉडफ्रे नॉर्टन। आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखने, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आए थे उनके अंदर कि आयरन एडलर के हस्बैंड का नाम क्या था, आयरन एडलर है उसका हस्बैंड क्या करता था। तो लॉयर था उसका नाम था गॉडफ्रे नॉर्टन। माइट टेक एडवांटेज ऑफ द लेटर्स एंड द फोटोग्राफ, वो उस लेटर्स और फोटोग्राफ का फायदा उठा सकते थे। यानी आयरन एडलर तो इतनी चालाक नहीं थी, लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो एक वकील था, इसलिए वो एक राजा के फोटोग्राफ अपनी वाइफ के साथ देखता तो जरूर राजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता और उसका फायदा उठाता। इसलिए शेरलॉक होम्स है वो जल्दी से जल्दी वो फोटोग्राफ्स और लेटर प्राप्त कर लेना चाहता था। हु किल्ड महेश एंड व्हाई? महेश को किसने मारा? महेश जो बेल था उसको किसने मारा और क्यों मारा? ये ड्रोट वाले लेसन में से लिया गया है। आंसर देखिए, महेश वॉज द मेन कॉज ऑफ गफूर्स बीटिंग बाय लैंडलॉर्ड। महेश जो था बेल वो गफूर की पिटाई का मुख्य कारण था। लैंडलॉर्ड ने गफूर की पिटाई करी थी, उसका मुख्य कारण महेश था। महेश हैड ईटन अप लैंडलॉर्ड्स फ्लावर्स, महेश जो है वो लैंडलॉर्ड जो था जमींदार उसके फूलों को खा गया था। एंड हर्ट हिज डॉटर, और उसकी जो यंगर डॉटर थी उसको हर्ट किया था, चोट पहुंचाई थी। सो गफूर लॉस्ट हिज टेम्पर एंड किल्ड महेश, इसलिए गफूर ने अपना टेम्पर खो दिया था और महेश को मार दिया। तो कुल मिलाकर के गफूर जो है वो परेशान हो गया था महेश से, जिसकी वजह से इसकी पिटाई भी हो गई थी, इसलिए इसने इसको मार दिया था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, व्हाट वाज द किंग्स ऑफर टू द मैन? उस आदमी के लिए राजा का क्या ऑफर था? हु कुड बीट हिज डॉटर इन व्हिstling, जो उसकी बेटी को सीटी बजाने में हरा देगा। तो राजा ने क्या ऑफर रखा था कि जो भी मेरी बेटी को सीटी बजाने में हरा देगा उसको मैं क्या दूंगा? ये स्वयंवर वाला जो लेसन है उसमें से लिया गया है। तो क्या ऑफर था? द किंग ऑफर्ड हाफ हिज किंगडम, राजा उसको अपना आधा राज्य दे देगा। एंड द प्रिंसेस, और राजकुमारी, इन मैरिज, शादी में, यानी राजकुमारी की शादी कर देगा टू द मैन, उस आदमी से हु कुड बीट हिज डॉटर इन व्हिstling, जो उसकी बेटी को सीटी बजाने में हरा देगा। तो आधा राज्य दे देगा और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देगा, ये ऑफर था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच मनी डिड द टाइगर किंग पे टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स ऑफ फॉर रिंग्स? जो राजा था टाइगर किंग, उसने ब्रिटिश ज्वेलर्स को अंगूठियों के लिए कितना पैसा दिया था? टाइगर किंग वाले लेसन में से ये लिया गया। तो इसका आंसर देखिए, द टाइगर किंग पेड 3 लाख ऑफ रुपीज टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स फॉर द रिंग्स एंड सेव्ड हिज किंगडम। तो राजा ने कितना, टाइगर किंग ने कितना अमाउंट दिया था? 3 लाख रुपए दिए थे ब्रिटिश ज्वेलर्स को अपने राज्य को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। तो लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, ये जो लेसन था इसकी एप्टनेस के बारे में आपको बताना है। एप्टनेस कहते हैं उपयुक्तता, यानी ये जो टाइटल है ये कितना उपयुक्त है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये रहा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए तो इसका आंसर ये रहा, द टाइटल इज एप्ट एंड लॉजिकल। ये टाइटल उपयुक्त है और लॉजिकल है। बिकॉज द स्टोरी नरेट्स द विक्ट्री ऑफ द लवर्स, क्योंकि ये कहानी दो प्रेमियों की कहानी है, हु बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, जो अलग अलग देशों से ताल्लुक रखते हैं। नजब क्रॉसेस द सॉल्ट डेजर्ट, नजब जो होता है वो सॉल्ट डेजर्ट को पार करता है। एंड फॉल्स इन लव विद फातिमा, और फातिमा से उसको प्यार हो जाता है, फिर उसको पाकिस्तान से भगा के इंडिया में ले आता है। तो इसलिए ये जो टाइटल है लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, बिल्कुल सही टाइटल है। ठीक है, इसके बाद में चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आप देखिए यहाँ पे अथवा में दिया होगा आपको, और 2 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं, 2 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन किया है, ये देखिए अथवा में दिया हुआ है। तो एक आपको यहाँ पे ये स्टेंजा यहाँ पे दे दी, और इस स्टेंजा के नीचे आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए, और इन क्वेश्चन के मार्क्स भी सामने दिए हुए हैं। तो अगर आपको इस स्टेंजा का हिंदी अनुवाद आता है, इन क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये जो 3 क्वेश्चन है इनको सोल्व करें। यदि आप इसका आंसर नहीं दे सकते इस स्टेंजा के, तो ये नीचे वाली को और पढ़िए आप, ये जो आपको यहाँ पे दी हुई है इसको आप पढ़िए स्टेंजा को, और इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इनको पढ़िए। यदि ये आपको सरल लगते हैं तो आपको इनका आंसर करना चाहिए। तो दोनों में से जो भी आपको सिंपल लगता है उसका आंसर आप कर सकते हैं। तो पहली की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज ए सोल्जर प्ले हिज पार्ट इन हिज एज। तो एक सोल्जर है वो अपनी भूमिका कैसे निभाता है, तो इसका आंसर देखिए, ही इज फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, ही इज जेलस इन ऑनर, ही इज सडन एंड क्विक इन क्वायर। झगड़ा करने में तत्पर रहता है, सम्मान में ईर्ष्यालु होता है, और अजीब अजीब प्रतिज्ञाएं की हुई होती है। दूसरा है, वाई इज ए सोल्जर रेडी इवन टू गो इन कैनन्स माउथ। एक सैनिक है वो मौत के मुंह में जाने के लिए भी तैयार क्यों रहता है, इसका आंसर है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट बबल रेपुटेशन, क्योंकि वो क्षणिक प्रसिद्धि चाहता है, बबल रेपुटेशन चाहता है, इसलिए कोई भी खतरा लेने के लिए वो तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोएम। इस पोएम का नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या है, द नेम ऑफ द पोएम इज 7 एजेस ऑफ मैन, आदमी की 7 अवस्थाएं, कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, और इस पोएम को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद में यदि इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कर पाते हो, तो मेरा सुझाव है कि आपको पहली स्टेंजा करनी चाहिए, और अगर नहीं कर पाते हो तो दूसरी को पढ़िए, क्या पता दूसरी में कुछ आसान क्वेश्चन हो, आप उनको कर पाएं। तो ये होप पोएम में से ली गई है। देखिए इसके क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होप इन लाइफ, जीवन में होप का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका आंसर देखिए, होप मेक्स आवर लाइफ गो ऑन, होप्स हमारे जीवन को चलाए रखती है। होप किल्स नेगेटिव फीलिंग्स इनसाइड अस, हमारे अंदर की नकारात्मक भावनाओं को खत्म करती है। कीप्स अस हैप्पी इन बैड टाइम, और बुरे समय में हमें खुश रखने में मदद करती है। अगला है, व्हाट इज द प्राइम एक्सीलेंस। तो प्राइम एक्सीलेंस क्या है, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। व्हाट डज होप मेक, होप है वो क्या बनाती है, तो होप मेक्स लाइफ गो ऑन। तो यहाँ पे शुरू में आपको दे रखा है, देखिए पहली लाइन के अंदर, होप है वो जीवन को चलाए रखती है। तो इस तरीके से आपको ये स्टेंजा आएगी अथवा के अंदर। सेक्शन सी में जो भी आपको जिस भी स्टेंजा के आपको क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये करने चाहिए। यदि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, जो आपको अच्छे से आए उन्हीं क्वेश्चंस को आपको हल करना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर देखिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। पहला क्वेश्चन आपको दिया, व्हाई डिड गांधी जी स्कोल्ड द लायर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा, इंडिगो लेसन में से, और ये कितने का है, 4 अंक का। और इसके अथवा में आपके आएगा, मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा वाले लेसन में से योगा के बेनिफिट पूछ लिए, तो दोनों में से कोई एक करना होता है। और दूसरी बुक के अंदर से देखिए, पैनोरामा जो किताब है उसमें से लिया गया, डिस्क्राइब हाउ डगलस ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग, डगलस ने किस प्रकार से अपने को डूबने से बचाया, इसको बताना है। या फिर ये नहीं आता तो एक्सप्लेन हाउ मिसेज मलिक टू कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड, आपको बताना है कि मिसेज मलिक ने अपने घर बनाने में और उसे संवारने में किस तरीके से रुचि दिखाई दी। तो 2 क्वेश्चन इसमें है, जो भी आता है कोई एक करना है, 4 अंक का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर देखिए ये भी 4 अंक का आएगा। इसमें नोटिस, इनविटेशन, ऐसा कुछ आ सकता है जो आपके टॉपिक थे। एडवर्टाइजमेंट भी इसमें आ सकती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे आपका नाम दिया है कि रश्मि या रजत हैं, आपके फ्रेंड का नाम दिया है रश्मि या रजत, और आपको आपके फ्रेंड ने बुलाया है वेडिंग सेरेमनी में, उसके भाई की वेडिंग सेरेमनी है उसमें, तो आपको एक रिप्लाई देना है उसको, और रिप्लाई देना है इनफॉर्मल तरीके से। ये देखिए पेपर में आपको दिया हुआ है, इनफॉर्मल रिप्लाई देना है कि आप उसके अंदर सेरेमनी के अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, क्योंकि एक ऐसा कारण आ गया जिसको आप छोड़ नहीं सकते, इतना जरूरी काम आ गया, तो अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से आप उसमें नहीं अटेंड कर पा रहे उसको,
तो आपको इनफॉर्मल तरीके से लिखना है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये इनविटेशन के रिप्लाईज आपके आते हैं, लेकिन इसमें आप ध्यान रखना इनफॉर्मल है या फॉर्मल, ये चेक कर लेना, क्योंकि ये दो टाइप का है। फॉर्मल तरीके से भी रिप्लाई दिया जाता है और इनफॉर्मल तरीके से भी रिप्लाई दिया जाता है। और इनएबिलिटी, ये भी चेक कर लेना कि आप उसमें जा रहे हो नहीं जा रहे हो, और इनएबिलिटी है तो क्यों नहीं जा रहे हो, उसका कारण यदि दिया है क्वेश्चन में तो आपको वही लिखना है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कारण लिख सकते हो। और इस क्वेश्चन की वर्ड लिमिट आपको यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद में नीचे आपको दे रखा है, देखिए नोटिस दिया है कि आपका स्कूल है गोइंग टू पब्लिश इट्स 25th एनुअल मैगजीन्स नेक्स्ट मंथ, अगले महीने 25वीं वार्षिक पत्रिका है वो पब्लिश होने जा रही है। तो आपको एक नोटिस लिखना है, इनवाइटिंग द आर्टिकल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से आर्टिकल या कुछ भी स्टूडेंट्स इस मैगजीन में पब्लिश करवाना चाहते हैं उसके लिए। तो एक नोटिस आ गया और एक इनविटेशन का रिप्लाई आ गया, दोनों में से जो आपको आता है वो आपको करना है। इसके बाद में सेक्शन डी की बात करते हैं। तो सेक्शन डी के अंदर 5-5 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको एक करना है। तो पहली किताब के अंदर से रेनबो के अंदर से क्वेश्चन आगे 2 जिनमें से कोई एक करना है। ये पैनोरामा में से आगे 2 जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है 5 अंक के। उसके बाद में सेक्शन ई की बात करते हैं। तो सबसे ही पहले आपको लेटर दे दिए 3, ये पहला लेटर यहाँ पे दिया हुआ है, लेटर नंबर 1, और एक लेटर आपको यहाँ पे दे दिया है, सॉरी ये रिपोर्ट है तो आपको एक रिपोर्ट ये दे दी, दूसरी रिपोर्ट यहाँ पे आपको दी गई है, और तीसरी जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे दी गई है। तो तीनों में से कोई भी एक आपको करना है, जो भी आपको आती है रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट कितने नंबर की होगी, 6 अंक की। तो 3 है, तीनों में से कोई एक करनी है। उसके बाद में लेटर दिए हैं, देखिए ये पहला लेटर आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको पढ़ लीजिए, ये आप कर सकते हो तो ये करिए। दूसरा दिया हुआ है, यदि आपको ये आता है तो आपको ये करना चाहिए, और तीसरा लेटर एक और दिया है, यदि आपको ये आता है तो आपको ये करना चाहिए। तीनों में से कोई एक करना है। उसके बाद में देखिए आर्टिकल या स्पीच में से सबसे पहले आपको एक स्पीच दिया है, उसके बाद में आपको आर्टिकल दिया है महिला सशक्तिकरण का, फिर डीमोनेटाइजेशन के अंदर नोटबंदी के ऊपर आपको एक जो आर्टिकल है वो लिखना है। तो इनमें से जो भी आपको आता है तीनों में से वो एक करना है। तो ये 3-3 कर दिए, यहाँ पे पहले 2-2 आते थे, अब 3 कर दिए, तीनों में से कोई एक करना है। तो स्टूडेंट्स ये था पेपर, मॉडल पेपर, जिसको आपको अटेंड करना है 2021 की एग्जाम के अंदर, बोर्ड की एग्जाम के अंदर। इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि नोट मेकिंग का तो टॉपिक आया ही नहीं, नोट मेकिंग कहाँ चला गया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि नोट मेकिंग जो है वो आपके सिलेबस में था, जो आपका पोर्शन हटा दिया था उसके बाद नोट मेकिंग भी था आपके सिलेबस के अंदर, जिसका मैंने वीडियो भी बना करके चैनल पे अपलोड किया था। मुझे नहीं पता कि वो इस मॉडल पेपर के अंदर नोट मेकिंग का टॉपिक क्यों नहीं आया है, तो उसका क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि उसका क्या चक्कर है नोट मेकिंग का। वो इस मॉडल पेपर में आना चाहिए था क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, इसलिए। तो चलो जैसे भी है वो जैसे ही क्लियर होगा मैं आपको बता दूंगा कि नोट मेकिंग एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।